हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 10 नवंबर और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, है ना। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको कभी भी आगे यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपके लिए हम यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स लेके आते हैं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से संबंधित होता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ शामिल किया जाता है और डेली बेसिस पर आपसे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की का भी प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं सीरियसली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ही ज्वाइन कर लें और वहां आप डेली बेसिस पर आंसर लिख के सबमिट कर सकते हैं। आज हमारे सामने टॉपिक्स कौन कौन सा है, तो पहला हम पढ़ेंगे TFFF और भारत। देखेंगे TFFF क्या है, खबरों में क्यों है और क्यों हमें याद रखना चाहिए TFFF से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। अगला हम देखेंगे नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। आपको पता होगा ये क्या है, पर ये अभी हम देखेंगे कि इससे संबंधित कौन से ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम में आते हैं और हर टॉपिक के बाद आपके लिए एक पीवाईक्यू भी अटैच किया जाता है ताकि आपको पता चल सके आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे COP30 के बारे में। COP30 के साथ साथ पेरिस समझौता के बारे में भी हम जानेंगे। और अगला न्यूज है हमारे सामने मिड डे मील योजना, ये क्यों खबरों में है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर एक न्यूज है हमारे सामने HIV एड्स से संबंधित। भारत में इसको लेके कुछ अध्ययन किया गया है और उस अध्ययन में कौन कौन सी बातें निकल के सामने आ रही हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ इसे फटाफट से शेयर करके वापस आ जाइए ताकि हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो पहला न्यूज है हमारे सामने TFFF। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फैसिलिटी। कई बार आपसे ऐसा फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, खास करके पीसीएस में। तो TFFF का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वनों के लिए अस्थायी सुविधा। ये शुरू किया गया है ब्राजील के द्वारा, है ना। अभी आपको पता है COP30 का आयोजन जो है वो ब्राजील के बेलेम नामक स्थान पर होना है, तो वहीं ब्राजील के द्वारा TFFF एक शुरू किया गया है। और TFFF क्या है, एक प्रकार का ग्लोबल फंड है ना। TFFF एक प्रकार का ग्लोबल फंड है जिसको लीड कर रहा है ब्राजील। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जो उष्णकटिबंधीय देश हैं उन्हें वनों की रक्षा करने और उनका विस्तार करने के लिए पुरस्कृत करना। तो अगर आपसे पूछे TFFF क्या है तो सबसे पहले आपको बता देना है ग्लोबल फंड है, इसे लीड कर रहा है ब्राजील और इसका उद्देश्य क्या है, उष्णकटिबंधीय देशों में वनों की रक्षा करना और उनके विस्तार के लिए उन देशों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो TFFF जो है ये किस निवेश के माध्यम से धन जुटाएगा, तो उसमें सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों शामिल हैं, ठीक है। सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों शामिल होंगे TFFF के फंड में। और इसमें लगभग 125 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए जाने का टारगेट रखा गया है। कितना? 125 अरब अमेरिकी डॉलर। ये सभी आंकड़ों को जरूर याद रखेंगे, है ना। तो 125 अरब अमेरिकी डॉलर को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है और ये सभी पैसे खर्च किए जाएंगे या निवेश किए जाएंगे वनों को संरक्षित रखने में। तो अगर आप यूपीएससी मेंस का भी आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। TFFF की स्थापना उष्णकटिबंधीय वन वाले देशों को वनों की रक्षा और संरक्षण के लिए सही पैमाने और गति पर काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने में लगाया जाएगा, है ना। अब ये पैमाना क्या है, पैमाना तय किया गया है TFFF के द्वारा, है ना। आइए देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले ये उन देशों को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने वनों की कटाई और वन को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वही देश शामिल होंगे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ते हैं। ट्रॉपिकल क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच में जो देश आते हैं उन्हीं को इस TFFF फंड में शामिल किया जाएगा, है ना। इसमें सरकार से बहुत ज्यादा मांग नहीं किया जा रहा है निवेश का। इसमें जो सोवरेन इन्वेस्टर हैं, जो संप्रभु निवेशक हैं और जो चाहते हैं कि वनों की रक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उनसे ही इसमें
इस फंड में धन को जमा किया जाएगा या उन्हें ही एक प्रकार से वो ही निवेशक हैं जो यहाँ इस फंड में पैसे जमा करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, इस फंड का कम से कम 20% भुगतान ये स्वदेशी लोगों को और स्थानीय समुदायों को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वनों की रक्षा में सबसे अधिक भूमिका कौन निभाते हैं? यही स्थानीय लोग निभाते हैं, है ना? जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं और जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, यही सबसे ज्यादा वनों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इस फंड का टोटल 20% इन आदिवासी जनजातियों को या फिर स्थानीय समुदाय के लोगों को दिया जाएगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। TFFF से कितने देश लाभान्वित हो सकते हैं? लगभग 70 देश, जो कि ट्रॉपिक एरिया में पड़ते हैं, है ना? अब इनके पास आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन होने चाहिए। कितने? लगभग 1 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में, है ना? तो जो 70 देश ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, इन देशों के बीच में लगभग कितने वन होने चाहिए? 1 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ वन होना चाहिए, चाहे वो उष्णकटिबंधीय हो, चाहे वो उष्णकटिबंधीय हो। तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ होना चाहिए इस फंड का लाभ उठाने के लिए? 1 अरब हेक्टेयर, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है? साथ ही साथ जो देश अपने आप को पात्र समझते हैं या जो देश इस TFFF के फ्रेमवर्क में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मानदंड तय किया गया है। ये मानदंड क्या क्या है? पहला है, वार्षिक वनों की कटाई दर जो है ये 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, मानदंड में पहला मानदंड है कि वनों की कटाई की दर 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक बार जब कोई देश इस फ्रेमवर्क में शामिल हो जाता है तो ये दर बढ़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्या होता है कि कई बार देश शामिल हो जाते हैं, जो आर्थिक सहायता मिल रही है उसका लाभ उठा लेते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और वनों के संरक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो TFFF है ये बहुत कठोर नियम लागू कर रहा है और पहला पॉइंट इसने ऐड किया है अपने मानदंड में कि 0.5% से अधिक वनों की कटाई दर नहीं होनी चाहिए। और जब इस फ्रेमवर्क में कोई देश शामिल हो जाता है तो उसकी कटाई की दर बढ़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये पहला मानदंड बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दूसरा है कि उस देश को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जो समय समय पर ऑडिट कर सके वनों का, और वो बिल्कुल विश्वसनीय सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? तो ये दूसरा मानदंड भी बहुत अच्छा और बहुत कठोर है, होना भी चाहिए। अगर आप वनों को नियंत्रित करना चाहते हैं, वनों को संरक्षित करना चाहते हैं, तो ऐसे कठोर नियमों की आवश्यकता है। अगर पेरिस समझौता, देखिए इतना अच्छा समझौता था, लेकिन फिर भी कई देशों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। यूएसए जैसा देश उससे बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि कठोर नियम नहीं है, बाध्यकारी नियम नहीं है। तीसरा मानदंड क्या तय किया गया है? तीसरा मानदंड तय किया गया है, स्वदेशी और स्थानीय समुदाय जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं उन तक संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, ठीक है? यानी कि जो स्थानीय जनजाति है, स्थानीय समुदाय है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है इस फ्रेमवर्क के तहत। और चौथा है, अगर कोई देश इस फ्रेमवर्क में शामिल होना चाहता है तो इनिशिएटिव के चार्टर पे उसे हस्ताक्षर करना होगा और जो मानदंड बताए गए हैं उसका पालन करना होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे याद रख लेंगे, जो उच्च आय वाले देश हैं, हाई इनकम कंट्रीज हैं, और ऐसे देश हैं जहां पे किसी एकल प्रजाति वाला वन है, कोई एक प्रजाति का वृक्ष ही उसके वन में फैला हुआ है, तो वो देश इस फ्रेमवर्क या इस फंड का पात्र नहीं होगा, ठीक है? तो याद रखेंगे, TFFF से संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पे आपके साथ बताया गया है आपको, उसे आप याद रखेंगे। क्या मानदंड है उसे याद रखेंगे। इन सभी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहां आपको ये सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे। अन्य जो फंड है उसमें और TFFF में क्या अंतर है, तो ये अंतर यहाँ पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से उसे अंतर क्रिएट कर सकते हैं। TFFF जो है ये मानदंड तय करता है, 4 मानदंड हैं, चारों मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना होगा, तभी आप TFFF का लाभ ले सकते हैं। बाकी जो अन्य कोष हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के मानदंडों को तय नहीं कर पाते हैं या अपने नियमों को बाध्यकारी नहीं बना पाते हैं, ये अंतर है, ठीक है? भारत और TFFF
इसका क्या रिलेशन है हम लोग वो देख लेते हैं। तो ब्राजील ने TFFF की शुरुआत की है और भारत इसमें एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। तो भारत ने स्वागत किया है ब्राजील के इस पहल का, और भारत ने विकसित देशों से ये आग्रह किया है कि वे अपने लक्ष्यों को जो नेट जीरो और नेट नेगेटिव उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें। तो नेट जीरो और नेट नेगेटिव क्या है ये अभी हम लोग आगे अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इन सभी तथ्यों को याद रखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित है और वो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। TFFF से संबंधित कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है TFFF एक ग्लोबल साउथ की वन वित्त पहल है, वन फॉरेस्ट फाइनेंस इनिशिएटिव है। तो TFFF ग्लोबल साउथ, ब्राजील ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यह एक ब्राजील नेतृत्व वाली वैश्विक निधि है जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय देशों को वनों की रक्षा और विस्तार के लिए पुरस्कृत करना है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है उच्च आय वाले देश और एकल प्रजाति वाले वन वाले क्षेत्र इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं है। तो हमने ये भी पढ़ा है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो टेलीग्राम का ये लिंक आपको वहां देखने को मिलेगा, और अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए, अब नालसा को देखने से पहले हम लोग थोड़ा COP30 को डिस्कस कर लेते हैं ना। COP30 जो है ये होने वाला है ब्राजील के बेलेम में। COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 30 मीटिंग होने वाला है, 30 नंबर का, और ये होने वाला है ब्राजील के बेलेम में। कई बार आपसे देश या देश के स्थान का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है। इस सम्मेलन के होने से पहले भारत के राजदूत दिनेश भाटिया शामिल हुए इस एक सम्मेलन में, और उन्होंने कहा कि अभी तक विकसित देश या बाकी अन्य देश वनों की सुरक्षा और नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए जो दावा कर रहे हैं उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। वो तो किसने कौन शामिल हुए COP30 से पहले दो जो मीटिंग हो रहा था उसमें? दिनेश भाटिया। ये नाम याद रखना, थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, ऐसे पूछेगा नहीं ये, बस कहाँ आयोजित हो रहा है COP30 ये याद रखेंगे, ब्राजील के बेलेम में। पूरे विश्व के माफ करेंगे, पूरे विश्व के देशों ने अलग अलग अपना टारगेट तय किया है कि उन्हें कब से कब तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल कर लेना है। इसमें कुछ देश हैं 2050 है, कुछ ने 2060 तय किया है, भारत ने 2070 तय किया है ना। तो ये नेट जीरो का टारगेट रखा गया है अलग अलग देशों के द्वारा। नेट जीरो क्या होता है और नेट नेगेटिव क्या होता है ये हम लोग यहां पर जान लेते हैं। नेट जीरो उत्सर्जन की वह स्थिति है जब किसी देश में जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किया जाता है उसे प्राकृतिक या तकनीकी उपायों से उतना ही, जितना उत्सर्जन किया गया है उतना ही अवशोषित कर लिया जाए, तो वो हो जाता है नेट जीरो। मान लेते हैं 100 यूनिट आपने कार्बन उत्सर्जित किया और आपने अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से 100 यूनिट कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये हो गया नेट जीरो की स्थिति, ठीक है, नेट जीरो की स्थिति। और अगर मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट का कार्बन उत्सर्जन किया या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया और आप कैप्चर कर पा रहे हैं सिर्फ 60, तो नेट तो आपका पॉजिटिव में है, आपका उत्सर्जन ज्यादा है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट का उत्सर्जन किया और आपने एब्जॉर्ब कर लिया 120 यूनिट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने जो उत्सर्जन किया सिर्फ उसी से प्रदूषण हो रहा है, बाकी हवाएं भी तो बहुत जगह से प्रदूषित हवा लेके आती हैं। तो अगर आपने 120 यूनिट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो स्थिति जो है नेट नेगेटिव कहलाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपका अवशोषण का दर अधिक है तो वो नेट नेगेटिव को दिखाएगा, जितना उत्सर्जन उतना ही अवशोषण, तो वो नेट जीरो को दिखाएगा, और अवशोषण कम उत्सर्जन ज्यादा तो वो नेट पॉजिटिव को दिखाएगा। इस अंतर को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेट नेगेटिव और नेट जीरो में क्या अंतर है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, है ना।
सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन करता है? चीन। लेकिन चीन ने टारगेट रखा है वर्ष 2060 तक खुद को नेट जीरो करने का, है ना। और अभी तक किसी भी देश ने नेट नेगेटिव लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट नहीं रखा है, ये आप याद रखेंगे। तो नेट जीरो, नेट नेगेटिव क्या है? और अब हम लोग देख लेते हैं पेरिस समझौता। लगे हाथ पेरिस समझौता भी हमारा क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंट से संबंधित 3 टॉपिक हमारा एक साथ क्लियर हो रहा है, ठीक है। पहले हमने बात किया जो नेट नेगेटिव और नेट जीरो, वो दूसरा हमने बात किया TFFF, और अब हम बात करने वाले हैं पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में अपनाया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसे 2 डिग्री सेल्सियस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसे इतना कम करना है ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया जाए, ये पेरिस समझौते में कहा गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसे सीमित कर देना, ये टारगेट है पेरिस समझौते का, ठीक है। लेकिन बहुत सारे देश इस दिशा में अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। यूएसए जैसा देश इससे बाहर हो गया है, तो ये टारगेट अचीव करना अभी मुश्किल लग रहा है ना। इस संधि में, पेरिस समझौते में एक क्लॉज जोड़ा गया था कि प्रत्येक देश हर 5 वर्ष पर यह बताएंगे कि वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, और इसी को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान भी कहा जाता है। तो ये प्रत्येक 5 वर्ष पे अपडेट करना होता है कि आपने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठाया है। पेरिस समझौते के तहत ये अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि 2015 के पेरिस समझौते में जो तापमान लक्ष्य को तय किया गया है उसे प्राप्त करने के आसपास भी नहीं है दुनिया, है ना। उससे बहुत आगे है, मतलब पीछे है, अभी तक वो अचीव कर ही नहीं पाएगी, वो किसी भी हाल में अचीव नहीं हो सकता है, ऐसा मानना है विशेषज्ञों की टीम का। एक आकलन के अनुसार ये कहा गया है कि 2019 के स्तर से 2030 तक वैश्विक वार्षिक उत्सर्जन में कम से कम 43% की कमी की आवश्यकता है, तभी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य है उसे पा सकते हैं। अब आप सोचिए 43% कटौती करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप बोल सकते हैं, ऐसा ये टारगेट है और ये विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अभी कार्रवाई की जा रही है देशों के द्वारा, उससे यही है कि 2% ही हम इस काम को कर पाएंगे। कमी कितना करना है? 43%। लेकिन हम जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, हम केवल 2% के टारगेट को ही कम कर पाएंगे। फिर भी 41% जो आपका वार्षिक उत्सर्जन है ये बढ़ा हुआ ही रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि 2030 तक ये पृथ्वी कितनी गर्म हो जाने वाली है ना। तो प्रलय वगैरह आने वाला है, बस तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 3 टॉपिक क्लियर हो गया। पेरिस समझौते से एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हर एक टॉपिक के बाद आपके लिए ऐसा पीवाईक्यू लाया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके आप जिस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस से कितना मिलता है। तो पहला ये प्रश्न है कि 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और 2017 में प्रभावी हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक या संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम। अधिक की बात करता है क्या? अधिक की बात तो नहीं कर रहा है। और तीसरा है, विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु 2020 से प्रति वर्ष $1,000 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई। ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? $1,000 अरब नहीं था ये, है ना। कितना था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर हम तीसरे स्टेटमेंट को यहां से कट कर दें तो आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी। यही ना आंसर है? ये शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये अधिक नहीं होगा, 2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट हम देखते हैं अपने सेशन को
नेक्स्ट टॉपिक को। 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है और अब हम पढ़ेंगे नालसा के बारे में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो 9 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, इसलिए नालसा एक बार फिर से खबरों में था। नालसा का गठन कब किया गया है? 1987 के अधिनियम के तहत, है ना। 1987 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है नालसा का। और उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि नालसा की स्थापना 1987, नालसा का ये उद्देश्य, तो कमजोर वर्गों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। नालसा ही वो संगठन है जो लोक अदालतों का आयोजन करती है ताकि विवादों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा हो सके। नालसा का गठन किया गया था इसलिए क्योंकि जो हमारे न्यायालय हैं उन पर बहुत ज्यादा बोझ है कामों का, तो नालसा लोक अदालत के माध्यम से बहुत सारे केसों को सुलझाने का प्रयास करती है, इसलिए नालसा का गठन 1987 अधिनियम के तहत किया गया था। लोक अदालत क्या होता है? जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी केस के निर्णय पर सहमत हो जाएं, तो वो केस लाया जाता है लोक अदालत में, और लोक अदालत जो निर्णय देता है उसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत में अगर आपका केस आ गया तो आपने जो पैसे पहले दिए हैं संबंधित न्यायालय में केस की सुनवाई के लिए, वो पैसे आपको रिटर्न हो जाता है। लोक अदालत में कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखेंगे। अब नालसा का जो स्थापना है ये भारत के संविधान अनुच्छेद 39 क को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 39 क निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ठीक है, एक मेंस का प्रश्न यहां पर आपके लिए है, इस मेंस के प्रश्न को जरूर लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लें, आप आंसर लिख के वहां सबमिट कर सकते हैं। प्रश्न ये है, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किन्हें है? भारत में निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्दों में ये आंसर आपको लिखना है और आंसर लिख के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, जहां हमारे 2 सीनियर ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है यूपीएससी का, तो वो आपको चेक करके बताएंगे आप कैसा लिख रहे हैं। साथ ही साथ हर कोई आपको हेल्प करेगा वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा, यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है ताकि पूरे देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया जा सके। कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही कथन सही है नालसा के संबंध में, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने अपने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जहां हमने 7 क्लास तक के पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है और फिलहाल 7 क्लास का हिस्ट्री चलाया जा रहा है। क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी ये सेशन आए उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मिड डे मील योजना। ये खबरों में क्यों है? मध्य प्रदेश में एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया कि वहां के स्कूल में बच्चों को पेपर के ऊपर मिड डे मील परोस दिया गया, है ना। तो ये एक बहुत खराब दृश्य था और ये वायरल हो गया। उसके कारण से मिड डे मील योजना जो है खबरों में आ गया है। मिड डे मील योजना को वर्तमान में पीएम पोषण के नाम से भी जाना जाता है। और पीएम पोषण का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये नाम इसका कब चेंज किया गया? वर्ष 2021 में नाम चेंज किया गया है। मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी, याद रखेंगे। और शुरुआत में ये केवल प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, यानी कि क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये था, लेकिन बाद में 2007 में इसका विस्तार किया गया और इसे कक्षा 8 तक विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे इसकी शुरुआत, तो डेट याद रखेंगे
प्रारंभ में क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को दिया जाता था। 2007 में इसे क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले ऐसी योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाई गई थी, जब मुख्यमंत्री कौन थे? के कामराज, है ना। उसके बाद वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस योजना को भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाए, और उसके बाद से यह योजना पूरे देश में लागू है। मिड डे मील योजना के तहत क्या निर्धारित किया जाता है? सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है जो प्राथमिक छात्र हैं, क्लास 5 तक के स्टूडेंट हैं, उन्हें 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन ये खाने में दिया जा सके। तो याद रखेंगे कितना? 450 कैलोरी का खाना और 12 ग्राम प्रोटीन उन्हें उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही साथ जो क्लास 8 तक के स्टूडेंट हैं, 5 से लेके 8 तक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक छात्रों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, और माध्यमिक छात्रों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ये याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां देखते हैं जो एफकेट के एग्जाम में पूछा गया था वर्ष 2022 में, मिड डे मील योजना से संबंधित ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बहुत इजी प्रश्न है, और ये प्रश्न आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो संबंधित है HIV एड्स से संबंधित। भारत में इससे संबंधित कुछ शोध किया गया और ये बताया गया कि जो एंटीबॉडी आधारित जो इंजेक्शन दिया जाता है भारत में लोगों को, वो प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में इसका रूप जो है वो अलग अलग है। HIV एड्स का रूप जो है ये प्रत्येक क्षेत्र में भौगोलिक रूप से ये अलग अलग हो जाती है ना। आपको भी आगे देखने को मिलेगा HIV एड्स का एक प्रकार जो अफ्रीका में भी सेम है, भारत में भी सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रेन में काफी अंतर है, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। एंटीबॉडी होता क्या है? एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो वायरस या बैक्टीरिया जैसे बाहरी रोगजनकों को पहचान कर निष्क्रिय करने का काम करता है शरीर में, है ना। तो एंटीबॉडी क्या होता है ये याद रखेंगे। ये देखिए, HIV का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन एक सबसे ज्यादा फैलने वाला प्रकार अगर आपसे पूछे तो वो है HIV-1 क्लेड C, है ना। सबसे ज्यादा फैलने वाला जो प्रकार है HIV का वो है HIV-1 क्लेड C। ये दुनिया भर में आधे संक्रमण के लिए जिम्मेदार है यही। तो ये टाइप का नाम याद रखेंगे जरूर से। और ये टाइप जो है ये अफ्रीका और भारत दोनों जगह बहुत सामान्य रूप से पाया जाता है। HIV पेशेंटों को भारत में उठाएंगे तो लगभग 99% पेशेंट इसी से संक्रमित हैं। ठीक है, और ये बहुत तेजी से अपने आप को म्यूटेट करता है, बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है, जिस कारण से इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार करना इजी नहीं हो पा रहा है, और ये किसी भी एंटीबॉडी को आसानी से निष्क्रिय कर देता है। कोरोना टाइम का समय आपको याद होगा, कोरोना जैसे ही म्यूटेट करता था खुद को, पिछला वैक्सीन जो है वो निष्प्रभावी हो जाता था, और वही काम जो है ये HIV का वायरस करता है। ठीक है, भारत में एक मतलब पूरे वैज्ञानिकों ने एक एंटीबॉडी की पहचान की है जो कि HIV से सुरक्षा कर सकता है लोगों का। उसे कहा जाता है ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, BNABS। कई बार आपसे BNABS दे के पूछ लेगा ये खबरों में क्यों था। तो ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जिसे माना जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये HIV के वायरस को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो BNABS का क्या है फुल फॉर्म? ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। लेकिन भारतीय अध्ययन में ये पाया गया कि BNABS जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि भौगोलिक रूप से जैसे ही अंतर होता है म्यूटेशन का अंतर आ जाता है, और इस कारण से BNABS भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है भारत में, है ना। ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन आया है निकल के सामने। अब कुछ हम लोग जान लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सीधा इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, और सबसे पहले ये एक प्रकार से महामारी है ना, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि अंत में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है एड्स के कारण से। ठीक है, और ये HIV का जो वायरस है
ये हमारे शरीर के CD4 नामक कोशिका को संक्रमित करता है, उसे नष्ट करने का काम करता है। और CD4 कोशिका एक प्रतिरोधक कोशिका है, ठीक है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर से प्रतिरोधक कोशिका ही नष्ट होने लगे तो वो कैसे अपने आप को जीवित रख पाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे इससे संबंधित तथ्यों को। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर PYQ 2013 से लिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां टैटू बनवाने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा बीमारी है जो टैटू बनवाने के कारण फैलता है। तो चिकनगुनिया जो है वो टैटू बनवाने के कारण नहीं फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स ये दोनों टैटू बनवाने के कारण से फैल सकता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये था हमारे आज का सेशन में महत्वपूर्ण टॉपिक। आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है कि हम UPSC 2026 के लिए स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित सेशन चला रहे हैं। इसके 2 अध्यायों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा अध्याय बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। तो ये इस अपडेट को, इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हम जो भी आपके लिए सेशन लेके आए वो आप तक पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।